नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको दिख रहा होगा भौतिक विज्ञान। पूरा भौतिक विज्ञान मैं इस वन शॉट वीडियो में कराने वाला हूँ। कितने चैप्टर हैं मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें पूरा आपको दिख रही है स्क्रीन पे। उसके बाद तरंग और प्रकाश, ऊष्मा, गति, उस गति, बल, ऊर्जा, सभी चैप्टर लगभग इसमें कितने 15 चैप्टर इस वीडियो में शामिल किए जाएंगे। प्यारे साथियों, पूरा वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखना। देखिए मैं कुछ आपको दिखा भी दे कितना रंगीन और चीज़ें टू द पॉइंट आपको मिलेंगी। देखिए टू द पॉइंट आपको मिलने वाली है, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला सेशन है वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण के बारे में बात करेंगे। पहला वैज्ञानिक यंत्र है ऑडियोमीटर। इस यंत्र द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है तो आप बताओगे ऑडियोमीटर के द्वारा। जबकि एनीमोमीटर के द्वारा जो है क्या नापा जाता है तो वायु की गति किसके द्वारा तो आप बताओ एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। जबकि आमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा, ये तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अमीटर इस आमीटर लिखा लेकिन वैसे अमीटर ही होता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, इसको आपको इंपॉर्टेंट सा लिख लेना है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, देखिए वाह और वाह दोनों को रिलेट कर सकते हैं बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। जबकि क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है क्रोनोमीटर के द्वारा। जबकि क्रेस्कोग्राफ द्वारा जो है पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापते हैं पौधों की वृद्धि मापते हैं। चलते हैं फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है किससे फायदोमीटर से। और वही जीएम काउंटर या गीगर मूलर काउंटर से क्या नापा जाता है विकिरण नापा जाता है। रेडियो एक्टिव विकिरण किसके द्वारा या रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण या रेडिएशन को किसके द्वारा मापा जाता है तो जीएम काउंटर से मापा जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर से द्रव में अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा तो हाइड्रोमीटर से। जबकि हाइग्रोमीटर से क्या है आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किसके तो हाइग्रोमीटर से। दोनों में अंतर कर लेना है। जब भी ग्रो शब्द रहेगा तो आर्द्रता याद कर लेना है। ड्रो शब्द रहेगा, ड्रो मतलब ही जल होता है, तो द्रव या जल का जो। अब बात करते हैं लैक्टोमीटर से क्या है दूध की शुद्धता किसके द्वारा तो लैक्टोमीटर से। वही मैनोमीटर से गैसों के दाब को मैनोमीटर से नापा जाता है। गैस की दाब को किसको मैनोमीटर से। और एनीमोमीटर से वायु की दाब को नापा जाता है, अभी चर्चा हो चुकी है। पेरिस्कोप से पनडुब्बी में उपयुक्त होता है। इसकी सहायता समुद्र की सतह पे किसके द्वारा देखा जाता है पनडुब्बी से तो आप बताओगे पेरिस्कोप से। पास से पेरिस्कोप, पास से पनडुब्बी, आपको रिलेट करते रहें, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन पायरोमीटर से। रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। वहीं सिस्मोग्राफ से या सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता। और किस स्केल पे तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। इस फैग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। यानी बीपी वाली मशीन का क्या कहते हैं तो स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। वही सोनार से क्या समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं को किसके द्वारा तो सोनार से। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है, यानी कि उपचाई तथा अपचाई किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण एवं विधियां, इसकी चर्चा करते हैं। पेस मेकर से जो है क्या नियमित किया जाता है तो बताओगे हृदय को नियंत्रित किया जाता है। और स्पंदन तथा धमनियों में रक्त को प्रवाहित किसके द्वारा करता है तो पेस मेकर एक कृत्रिम हृदय का कार्य करता है ये। अब बात करते हैं हृदय का कार्य क्या है रक्त को पंप करना है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी सी जहाँ कार्डियो रहे वहाँ पर हृदय ही होगा। हृदय संबंधित बीमारियों को पता किसके लगाया जाता है तो बताओगे कार्डियोग्राफ से। जबकि ईईजी रहेगा इन इलेक्ट्रोइंसेफेलो यहाँ पर फोन इंसेफेलो ग्राफ या ग्राम रहेगा तो हम मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को पता है ईईजी से लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज एरिया यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच किससे की जाती है तो ऑटो एनालाइजर के द्वारा। देखिए चिकित्सकीय यंत्र आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। और अन्यथा ये अन्य आपके जो है दैनिक लाइफ में भी इसका प्रयोग होगा। सिटी स्कैन द्वारा जो है संपूर्ण शरीर के किसी विभाग को असमानता का पता लगाया जाता है। और बायोप्सी से जो है कैंसर की जांच की जाती है। बायोप्सी से किसका कैंसर की जांच किसकी की जाती है तो बायोप्सी के द्वारा जो है कैंसर का जांच किया जाता है। एलिजा टेस्ट से किसका तो एलिजा टेस्ट से यड्स का परीक्षण किया जाता है। जबकि ऑटोप्सी से जो है जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है ऑटोप्सी। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहता है ऑटोप्सी कहा जाता है। ट्यूबेक्टॉमी स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी, जैसे ट्यूब होता है फैलोपियन ट्यूब तो फैलोपियन ट्यूब
से ट्यूब से आके ट्यूबेक्टोमी, और जो है पुरुष के उस नस को बोलते हैं बैस नस, तो उसे बैक्सोटोमी, पुरुष नसबंदी को बैक्सोटोमी। तो इसको आप दोनों को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप कर पाएँ। ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र, ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत सेल में क्या होता है, आप देखें रसायन भरा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा आप देखो, और उससे क्या बल्ब जलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, आप बताओ। सौर ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको याद करना बहुत आसान होता है। डायनमो आप जानते हैं, डायनमो यही जनरेटर होता है। यांत्रिकी, डायनमो क्या यंत्र है, यंत्रिक को क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को, माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि ऊर्जा को, ये यही ईयरफोन की बात है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि मोबाइल में लेके जाता है। वही मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पानी, जैसे मोटर विद्युत से चलता है और उनको पानी देता है, यंत्र का कार्य करता है। सितार को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन क्या है, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जबकि लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करते हैं, या विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में आते हैं। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में है मानव प्रजातियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जबकि बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न ग्रहों के मानव जीवन का प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरोनॉटिक्स कहलाता है। जबकि इकोस्टिक कहते हैं, ध्वनि संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोस्टिक। जबकि एरोनॉटिक्स क्या, वायुयान संबंधी तथ्यों को आकलन करने को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। जबकि सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन का निर्माण को सिरेमिक्स कहा जाता है। या सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी से क्या जो बर्तन बनाए जाते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, सिरेमिक्स। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों को उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। जबकि क्रायोजेनिक्स क्या, निम्न ताप वाले वस्तुओं में गुणों के परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप वाले वस्तुओं या गुणों को परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अब यक्स बायोलॉजी क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन क्या है, यक्स बायोलॉजी कहलाता है। जबकि एस्थेटिक्स क्या, सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को एस्थेटिक्स कहा जाता है। देखिए ये चीज सौंदर्य शास्त्र और क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। जबकि इपिग्राफी क्या, शिलालेख संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, इपिग्राफी। जबकि जेनेटिक, जीवों के वंश परंपरा का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। हाइड्रोपैथी क्या है, जल से रोगों की चिकित्सा, हाइजीन क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान, आप बताओगे हाइजीन कहलाता है। जबकि होलोग्राफी क्या कहलाता है, होलोग्राफी लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि क्या है, लेजर पुंज विधि है। आप बताओगे होरोलॉजी क्या है, समय मापने संबंधी विज्ञान को होरोलॉजी। जबकि हिस्टोलॉजी क्या, ऊतक के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा सेशन आप देख के जाएं। हीलियोथेरेपी क्या है, सूर्य की किरणों को रोग उपचार करना क्या, हीलियोथेरेपी। जबकि माइकोलॉजी क्या है, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और मेट्रोलॉजी क्या है, तो मेट्रोलॉजी आप बताओगे, माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है, माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी। जबकि नुमिस्मैटिक्स किसे कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन को नुमिस्मैटिक्स। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, ओडोंटो। देखो डंटो और दांतों याद कर सकते हैं। आर्थोपेडिक्स क्या है, विकलांगता का अध्ययन। पोमोलॉजी मीन्स होता है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। वही पेडोगॉजी क्या है, अध्यापन कला का अध्ययन, अध्यापन कला का। देखिए पेडोगॉजी, आप जो टेट सीटेट की तैयारी करते हैं उनको पता होगा। फिलेटली क्या है, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति की कला को अध्ययन को कहता है फिलेटली कहा जाता है। जबकि फोनेटिक्स, स्वर ध्वनि के अध्ययन को फोनेटिक्स कहा जाता है। जबकि फाइकोलॉजी, सवालों के अध्ययन। और माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। और टेलीपैथी क्या है, मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन। वही वायरोलॉजी का मतलब होता है वायरस का अध्ययन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम 3 टॉपिक कर लिया है, वैज्ञानिक यंत्र और चिकित्सकीय उपकरण। अब विज्ञान की प्रमुख शाखा है, नेक्स्ट है हमारा प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से आविष्कार हैं। अब प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार कौन से, देखिए इंसुलिन का आविष्कार किसने, पैट्रिक ने किया। जबकि पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और हैजेक टीका का आविष्कार किसने, रॉबर्ट कोच ने किया। जबकि बात करते हैं आरएनए की खोज किसने किया, आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने किसके खोज किया था, बताओगे। आर्थर बर्ग ने। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया। वही पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वही रक्त प्रसंचरण खोज तंत्र की खोज किसने, आप बताओगे, विलियम हार्वे ने किया था। अब नेक्स्ट है आपको बहुत आसानी, हाथ से होम्योपैथिक, हाथ से हनीमैन आप याद कर सकते हैं, होम्योपैथिक और हनीमैन। अब बात है चेचक और जेनर। देखिए चे अजे
इन दोनों का मात्रा एक लगभग समान है। चेचक जेनर आप आसानी से याद कर सकते हैं। और वही टीबी की टीके खोज किसने, आप बताओगे, कोच साहब ने किया था। जबकि हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज की खोज लुई पास्चर ने किया था। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने और विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया था। जबकि विटामिन सी की खोज जो है यूजोक्स हॉलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने, हॉपकिंस ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने, आप बताओगे, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने। पोलियो की खोज क्या है, जॉन सॉल्क ने। और पोलियो ड्रॉप की खोज आप बताओगे एल्बर्ट सेबिन ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज आप बताओगे पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किया था। बीसीजी टीके की खोज यूरिन कालमेट ने जो बीसीजी के टीके की खोज किया था। तो बेरी बेरी की चिकित्सा का आइजैक मैन ने। मलेरिया की चिकित्सा का बताओ रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की चिकित्सा का खोज किया था। जेनेटिक कोड का हरविंद खुराना ने। अब देखिए वीडियो को एक बार में नहीं 2 बार से 3 बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं डीडीटी का खोज पाल मुलर ने किया था। जबकि एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने। प्रमाण भट्टी की खोज किसने, एर्निको फर्निम ने किया था। जबकि एरोप्लेन की खोज या वायुयान की खोज राइट बंधु ने किया था। देखिए इसमें पूरा आपको करवाना है फिजिक्स, इसलिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगी। बाइसिकल या साइकिल की खोज मैकमिलन ने किया था। जबकि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने। बायोमीटर की खोज किसने, टोरिसेली ने। कंप्यूटर की खोज जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की आप बताओ कि ब्रैंड इकर्ट मेनुली ने किया था। जबकि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने, गुटेनबर्ग ने किया था। अब बात करते हैं रडार की खोज किसने किया, टेलर और यंग ने। जबकि सेफ्टी लैम्प की खोज हैम्फ्री डेवी ने। टेलीविजन की खोज जॉन लोगीबियर्ड ने। लिफ्ट की खोज एलिजा ग्रेविस ओटिस ने किया था। जब नेक्स्ट है रेखा गणित की स्थापना किसने किया था, तो बताओ यूक्लिड ने रेखा गणित की स्थापना किया। टेलीस्कोप की स्थापना गैलीलियो ने। रिवाल्वर की स्थापना कोल्ट ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्थापना जो है किसने, आप बताओगे, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ई बराबर MC स्क्वायर आपने जाना होगा। अंधों को लिखने की लिपि को किसने, ब्रेल लिपि को किसने, तो आप बताओ ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने। जबकि गुरुत्वाकर्षण या गति का नियम न्यूटन ने। लॉगरिथम्स का नियम जॉन नेपियर ने। क्रेस्कोग्राफ का JC बोस ने खोज किया था। अब सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास हो ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार आप बताओगे इलियास हो ने। अब महत्वपूर्ण कृषि संबंधी अनुसंधान संस्थान को देखने वाले हैं, बस बने रहें। इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, आप बताओ, नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है यानी कि दाल रिसर्च सेंटर कहाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जबकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आप बताओ तमिलनाडु में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च पार्क आप नेशनल इंस्टीट्यूट आप बताओगे लखनऊ में। जबकि नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल एरिज जोन रिसर्च सेंटर कहाँ पर, तो बताओगे जोधपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मैसूर में है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ, तो कोचीन में है। पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर, आलू रिसर्च सेंटर आप बताओ शिमला में है। सेंट्रल राइस यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है। टोबैको ने तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ, तो आप बताओगे राजमुंदरी में है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4 कंप्लीट करते हैं। अब हमारा मापन और मेजरमेंट की बात करेंगे। मापन और मेजरमेंट, उसी को मेजरमेंट। अब बात करते हैं वह भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती, वह क्या कहलाती, अदिश राशियाँ। जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, ये सभी क्या हैं, आप बताओगे अदिश राशियाँ हैं। अब बात करते हैं वह राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की ही आवश्यकता होती है, वह क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे वेग, इसके इन सब में बा जो है कॉमन है। जिनमें बा आपको दिख रहा है ज़्यादा ज़्यादा, वो सब क्या होती हैं, बा या वा, वह सभी क्या होती हैं, आप बताओ सदिश राशियाँ होती हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा भी वो है। और मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर और केल्विन आदि। अब देखते हैं मूल मात्रकों की चर्चा। मूल मात्रकों की संख्या कितनी, आप बताओगे 7 है। मूल राशियाँ भी 7 है, उनके मात्रक भी 7 है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का सेकंड लगभग सभी जानते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर अभी मैं चर्चा ही कर चुका हूँ। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। तो ये सब कितने, अब बताओ 7 मूल राशियां हैं तथा 7 मूल मात्रक भी हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग है। कितना, अरबवां भाग होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं।
और यदि मीटर में कहा जाए तो 10 के घात -9 मीटर होता है। रिक्टर पैमाने में भूकंप का तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक पारसे में 3.26 प्रकाश, इसमें इंपॉर्टेंट ही शामिल किया जा रहा है, बस परेशान ना हो, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं, देखिए मात्रक का नाम और भौतिक राशियाँ। देखिए दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, जबकि खगोलीय मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक भी खगोलीय मात्रक भी दूरी का है। और पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो बताओ पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अब तीनों मात्रक क्या है, तो बताओ दूरी है। खगोलीय दूरी या यहाँ पर खगोलीय दूरी किसका मात्रक, तो आप बताओ दूरी का ही मात्रक है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं एंगस्ट्रॉन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो एंगस्ट्रॉन है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो बताओगे डेसिबल है। समुद्री दूरी का मात्रक क्या है, नॉटिकल मील है। समुद्री गति का मात्रक, देखिए देखिए दूरी का मात्रक तो नॉटिकल मील है, लेकिन गति का मात्रक क्या है, नॉट है। समुद्री गहराई का मात्रक क्या है, समुद्री गहराई मापने के लिए देखिए फायदा है, सब में अंतर है। और उसके बाद में देखिए तीनों को, नॉटिकल मील क्या है दूरी को, जबकि गति को जब मापा जाता है तो नॉट से, गहराई को मापा जाता है तो फायदम से। तीनों को एक साथ मिलकर आप तीनों को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। डायोप्टर लेंस की क्षमता, पास्कल क्या है, दाब को मात्रक पास्कल होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ल्यूमन जो है किसका, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, आप बताओगे ल्यूमन होता है। और वहीं बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। ओम किसका, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि मैक क्या है, पराध्वनिक गति को हम मैप में लाते हैं। जबकि कैलोरी किसका, उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहा जाता है। जबकि कूलाम किसका, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। देखिए जबरदस्त सेशन आपके लिए है प्यारे साथियों। यदि इसमें जितने मात्रक हैं ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड मात्रक हैं, आप इनको देख लेते हैं तो परमानेंटली आपकी चीज़ें जो कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आप पक्का करके आएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कोई स्वर्ण की शुद्धता को किस में मापते हैं, तो कैरेट में। और आप तो हीरे की शुद्धता भी कैरेट में मापी जाती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वही बल का मात्रक क्या है, अब बताओ न्यूटन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए मापन मेजरमेंट के बाद हम जो है तरंग गति देखेंगे। तरंग देखिए छठवां चैप्टर पे हम सब कम समय में पहुंच चुके हैं। देखिए कितना मिनट, मात्र 17 मिनट में। अब तरंग गति यानी वेव मोशन के बाद चर्चा कर लेते हैं। यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगे के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, तो क्या कहते हैं बताओ, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। किसी भी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। तो इस प्रकार तरंगे जो है क्या कहलाती हैं, आप बताओगे, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। क्या कहें, जब समांतर हो, कणों का भी सबको दिखा, कणों को कंपन करने की दिशा क्या हो, समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, आप बताओगे, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो है वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप की तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे क्या होती हैं, तो आप बताओ लंब कैसे होती है, तो आप बताओगे समांतर होती है। समांतर क्या, जो ऐसे एक चले तो एक ऐसे चले, या ऐसे। समांतर मतलब इस समान अंतर हो दो तरंगों के बीच। अब बात करते हैं, अब वही बात जो अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती है, तो बताओ अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये लंबवत चलती हैं 90 डिग्री को। सितार की तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब देखिए भी इन सब तरंगों को विस्तृत चर्चा करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से, चाहे इसीलिए मैंने उधर अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को ज़्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा थोड़ा। इनके संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं। कौन, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं, जैसे प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितनी है, आप 7 तरंगे हैं, सातों चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। अब इनको चलने के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अनुप्रस्थ तरंगों को। अब बात करते हैं, जैसे देखिए रात्रि दृष्टि उपकरण में औरक तरंगों का प्रयोग किया था। रात्रि दृष्टि यानी कि आप जानते हो सीसीटीवी में रात में देखने वाले सीसीटीवी में औरक तरंगे, इसी को इंफ्रारेड तरंगे भी कहा जाता है। आंतों के रोगों को निदान के लिए किसका प्रयोग किया था, बताओ एक्सरे, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किसी में टूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए भी जो है एक्सरे का प्रयोग, सिटी स्कैन करने के लिए एक्सरे का ही प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए भी क्या होता है, एक्सरे का ही प्रयोग। क्रिस्टल क्या है, आप बताओ, किसी भी हीरे में दरार को पता लगाने के लिए भी एक्सरे का ही प्रयोग। ध्वनि तरंगे जो क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, 3 तरह की होती है। तीनों को चर्चा जैसे
20 से लेकर 20,000 तक तरंगे क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं। और यहाँ पर शुरू 0 से लेकर 20 तक क्या होती हैं, तो 0 से लेकर 20 तक अश्रव्य तरंगे, और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के क्या होती है, श्रव्य तरंगे, और 20,000 से अधिक तक की क्या होती है, तो बताओ पराश्रव्य तरंगे होती हैं। 20,000 से अधिक जो तरंगे क्या होती है, तो अपराश्रव्य तरंगे होती हैं। और मनुष्य किसको श्रवता सुनने, मनुष्य यही 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। अब देखिए आगे मिल भी रहा है आपके सामने, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली को अश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेग कहा जाता है, जबकि 20,000 से अधिक को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तीनों को आपको याद करना। 20,000 से अधिक हर्ट्ज को लिखो क्या, पराश्रव्य, जबकि 20,000 से अधिक आवृत्ति की उत्कौन ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सुन सकता है। अब पराश्रव्य तरंगे कौन कौन सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि जानवर कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ जो है, कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ कौन पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। ये चीज़ें देखो नोट करते चलना है, इसमें कौन कौन सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कर, सोनार में किसका, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल किसके, माध्यम की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी तथा डेंसिटी पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। और ध्वनि की चाल आपको बता दें मौसम की आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। जब ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है, ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चाल तथा तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ बदल जाता है, जबकि आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता। यह ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से यानी कि विरल से सघन माध्यम से जाती है तो कोई प्रभाव किस पे, तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्रिक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं होता। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे जल में, वायु, हर जगह जो ध्वनि की चाल अलग होती है। एक पूर्णता क्षण में ध्वनि की वेग क्या होगी, आप बताओगे। दृढ़ क्षण में ध्वनि की वेग क्या होती है, अनंत होती है। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक ध्वनि कहाँ चलती है, तो ठोस में। उसके बाद द्रव में सबसे कम ध्वनि कहाँ चलती है, तो गैसों में सबसे कम ध्वनि चलती है। ध्वनि का आगमन निर्वात में कभी भी नहीं होता। कहाँ नहीं ध्वनि चल सकता, बताओ, निर्वात में, यानी जहाँ वायु हो, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती, तो बताओ माध्यम की आवश्यकता होती है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, माध्यम से चलती हैं। हल्की गैस ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होता है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस की तुलना में अधिक होता है, यानी कि गैसों में कहा जाए सबसे अधिक किसमें होता है, तो हल्की गैसों में सबसे तेज। आर्द्रता बढ़ने पर कम घनत्व के कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता क्या है, कैरियर का काम करता है। ताप बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की चाल से ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब पर ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीजें याद रखना। दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायुयान की चाल मैक संख्या से मापा जाता है। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो उसे मैक संख्या 1 होगा। क्या कहा जाता है, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो, जब ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो उसे 1 मैक संख्या बराबर कहा जाता है। जब दोगुना होती है तो उसे 2 मैक संख्या 2 कहा जाता है। देखिए ये चीज़ें याद करके रखना है प्यारे साथियों। ध्वनि की चाल के बराबर जब होती है किसी वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल, तो उसे मैक संख्या 1 कहा जाता है, जबकि दोगुना होती तो मैक संख्या 2 कहा जाता है। पराध्वनिक यानी कि मैक संख्या 1 से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की गति क्या होती है, 1 मैक संख्या से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक कहलाती है। 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक कहलाती है। अब बात करते हैं तीव्रता, तारत्व और गुणता ध्वनियों की क्या है, आप बताओगे लक्षण है। तीव्रता, तारत्व और गुणता क्या है, तारत्व जान लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। इंटेंसिटी के कारण हमको ध्वनि क्या होती है, तेज तथा धीमी सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तारतम्य पिच के लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है। किसके कारण, तारत्व के कारण ही हमें जो है महिला और पुरुष की आवाज़ों में अंतर कर पाते हैं कि महिला है कि पुरुष है। गुणता के कारण समान तीव्रता या समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। आपने देखा ढोल बज रही होती है
और आप किस धुन पे बजाई होती है ये सब पता चल पाते। तो ये किसके कारण से होती है? गुणता के कारण होती है। ध्वनि की तारत तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत तो किस पर आप बताओ? उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। एक चीज़ याद करके रखना है, मोटी ध्वनि का तारत तो कम, जबकि बारीक ध्वनि की तारत तो क्या होती है? अधिक होती है। प्रतिध्वनि या ध्वनि की परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक 1/10 सेकंड तक ही रहता है, यानी 0.1 सेकंड तक हमारे कानों तक कोई इको सुनाई देने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सिनेमा हॉल की दीवार पर थर्माकोल का प्रयोग जो है रिवर्बेशन के बचाव के लिए, अनुरणन के लिए लगाया जाता है। आप देखो सिनेमा हॉल गए, पूरी आवाज इको न हो या अनुरणन के लिए जो है इसको लगाया जाता है। थर्माकोल पूरे दीवारों पे लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा जब जितने लोग फिल्म हॉल में गए होंगे, पिक्चर हॉल में। संगीत के कारण खिड़की शीशे टूट जाते कि सैनिकों को एक ताल से परेड करने के पुल को टूटना अनुनाद के कारण जो होता है। अनुनाद के कारण ही जो है बहुत तेज ध्वनि से शीशे टूट जाते हैं और पुल टूट जाता है जब सैनिक जो है एक साथ कदम ताल करते हैं। रेडियो के कारण कार्य करने की पद्धति विद्युत चुंबकीय अनुनाद के द्वारा जो है कार्य करता है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि की अपवर्तन के कारण ध्वनि कम अपवर्तित होती है। बंद कमरों में ध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है? तो ध्वनि के विवर्तन के कारण ही बंद कमरों में भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। पास के रेडियो स्टेशन प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई दे तो बेन्यासी व्यतिकरण के कारण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो है सुनाई नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं समुद्र में साइलेंस जोन के बारे में बात करते हैं। समुद्र में साइलेंस जोन नीरो क्षेत्र का होना विनाशी व्यतिकरण का ही कारण है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चीज़ याद करें ना, किसके कारण समुद्र में आवाज़ जो है एकदम पता ही नहीं चलता। बोलो आप थोड़ी दूर पर रहे उसके कहो तो आवाज़ ही नहीं पता, विनाशी व्यतिकरण के कारण ही होती। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके खोजकर्ता, परिसर या उसका उपयोग। गामा तरंग की खोज किसने किया? तो बताओ हेनरी बैकरोल ने किया। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी? 10 एंगस्ट्रॉन से 10⁴ एंगस्ट्रॉन से 1 एंगस्ट्रॉन तक होती है, जबकि एक्स किरणों का कितना? 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और इसमें ये जल्दी ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसका कितने। परावैज्ञानिक किरणों की खोज किसने? रिटर ने किया, 100 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक। अब इसमें एक चीज़ हमने नहीं देखा कि उपयोग देख लीजिए इसमें। अब बात करते हैं गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और वहीं किरणों को चिकित्सकीय तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग के बाद में बात करते हैं अदृश्य लिखावट को देखने के लिए, अंगुली के निशानों को पता लगाने के लिए, नकली करेंसी का पता लगाने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। देखिए परावैज्ञानिक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दृश्य किरणें यानी विजिबल रेज की खोज किसने? आप बताओगे दृश्य किरणों की खोज किसने किया? तो बताओगे न्यूटन ने। और 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉन इसका रेंज होता है। इसमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं दृष्टि में। अब बात करते हैं अवरक्त किरणों की खोज किसने किया? तो हर्शेल ने किया। आप बताओ रिमोट में कौन सी किरणें होती हैं टीवी के रिमोट में? तो हर्शेल अवरक्त किरणें होती हैं। आप बताएंगे कि सीसीटीवी में अवरक्त किरणों का ही प्रयोग। ये किरणें उष्मीय विकिरण हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं। इसका उपयोग कोहरे की फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। देखिए इन सबको जितना उपयोग है जान लेना है सबको। रेडियो तरंगे या हर्ट तरंगे, इसका हेनरी हर्ट्ज ने खोज किया था। 10⁻7 एंगस्ट्रॉन से 10⁻10 एंगस्ट्रॉन तक रेडियो, टेलीविजन तथा टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ तरंगे मार्कोनी ने खोज किया था 10⁻10 एंगस्ट्रॉन से 10⁻14 एंगस्ट्रॉन तक। रेडियो तथा टेलीविजन में भी इसका उपयोग किया था। दोनों का रेडियो टेलीविजन में ही प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट अब हमने देखा तरंग गति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रकाश यानी लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन लाइट हुआ, ध्वनि हुआ, और उसमें इन 3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं स्वर
स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, जैसे सूर्य हुआ। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? अब तरंग और कण दोनों के प्रकाश कैसी चलती? तरंग तथा कण के रूप में। तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे हाइगन्स ने। जबकि कण सिद्धांत किसने दिया? तो बताओगे न्यूटन ने। अभी सबकी चर्चा होगी विस्तृत रूप से, बने रहे हमारे साथ। प्रकाश तरंगे किससे होती? ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी? अब ये कैसे चलती है आप बताओ? लंबवत चलती हैं। प्रकाश चाल का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? तो आप बताएंगे रोमन ने सबसे पहले। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी भिन्न, जैसे भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भी भिन्न होती है, उसी प्रकार प्रकाश की तरंग की चाल भी भिन्न होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्शन पर जो है निर्भर करती हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं चल सकती थी, लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब कुछ दोष को देख लेते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। इस दोष से व्यक्ति नजदीक की वस्तुएं देख लेता है। देखिए दोस्त तो है निकट दृष्टि, लेकिन नजदीक की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं देख लेता, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। इसमें कौन सा लेंस लगता है? देखिए अवतल लेंस। इसकी फोकस कौन सा लेंस का प्रयोग? बताओ। कानकेव या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ निकट में 3 अक्षर, अवतल में 4 अक्षर होते, तो आप ऐसे। और वहीं दूर दृष्टि दोष में किसका? उत्तल। उत्तल को आप उत्तल याद कीजिए, तो 3 अक्षर, इसमें 2 होते, इसमें 3 अक्षर, तो उसमें 1 अक्षर बढ़ गया उसके लेंस में, और बीमारी में 2 अक्षर थे। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष इसे हाइपरमेट्रोपी यानी लॉन्ग साइटनेस के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि यानी दूर की वस्तुएं अच्छे से देख लेता है, परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाता है। इसके कारण उपयुक्त में से कौन सा? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं। इस दृष्टि से फिर दूर और नजदीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ती हैं। इसके कारण इसमें द्वि फोकस यानी उत्तल अवतल दोनों का लेंस का प्रयोग किया था। जरा दृष्टि दोष मीन्स होता है बेटा, आप बताओ कि उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसमें दूर और नजदीक दोनों की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ऊपर अवतल लगता है और नीचे वाला लेंस जो होता है उत्तल लगता है। ऊपर क्या लगेगा? तो बताओ अवतल और नीचे वाले लेंस में कौन उत्तल लगता है? दोनों को आपको ये कंसीडर करना है कौन कौन सा लेंस लगता है। दृष्टि वैषम्य अबुंदुकता एस्टिग्मैटिज्म। व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता, यानी ऊपर तथा नीचे की रेखाओं में। इसमें बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहता है? लेंस की फोकस दूरी का उल्टा ही क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता ही कहलाती है। इसका मात्रक क्या है बताओ? डायोप्टर। धूप के चश्मों की कितने डायोप्टर होती है? तो बताओ 0 डायोप्टर क्षमता होती है। उत्तल लेंस में धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मकता में प्रदर्शित की जाती है। अब दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल की क्या? धनात्मक, और अवतल की ऋणात्मक। अब बात करते हैं मिरर की यानी कि दर्पण की। उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में सड़क के परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है। सड़क के परावर्तक लैंपों में भी किसका? आप बताओगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ड्राइवर के बगल में लगे शीशे जो गाड़ी में होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कुकर, आप सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में सर्च लाइट दाढ़ी बनाने वाले में, और दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी की जरूरत होती है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सकीय कान नाक गले के डॉक्टर भी किसका? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइटों में, परावलयिक दर्पणों में भी किसका प्रयोग किया था? तो आप बताओगे अवतल दर्पण का प्रयोग। समतल दर्पण की बात करते हैं, प्लेन मिरर जो हम सब शीशा देखते हैं वो वाली बात, और समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। एक तरफ जो होता है कलई की होता है, दूसरा तरफ कलई नहीं होता है। यदि 2 समतल दर्पण समांतर स्थित हो तो उनके बीच वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ये चीज याद करके रखना है। समांतर रखी हो तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगा कि क्या होगी? कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। ये चीज याद करके रखना है। यदि 2 समतल दर्पणों के लंबवत रखी जाए तो उनकी प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? 3। अब इसको याद करने की तरीका कैसी है? तो 360 अपान कितना? 90 से भाग देंगे कितना? आरा 4। ये सम संख्या आता है तो 1 घटा देते हैं। कितने आप मतलब लंबवत मीन्स होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहे हो तो 360 अपान क्या करोगे? 90 भाग दो कितना? 9 चौक 36। ये सम संख्या आता तो 1 घटा के ही उत्तर होता है, प्रतिबिंब संख्या आ जाती है। यदि विषम संख्या आता है तो वही उसका उत्तर होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना? उसका व्यक्ति अपने
लंबाई के आधा का दर्पण रखेगा, अपने पूरे शरीर को देख सकता है। अब बात करते हैं समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी, यानी कि यदि व्यक्ति 10 फीट का है तो 5 फीट का जो है दर्पण चाहिए। अब बात करते हैं रंग और कलर के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला जो है इसमें प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पे? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर निर्भर करता है। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? लाल। और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। जब प्रकाश लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात मिलाया जाता है तो आप बताओगे परिणामी रंग क्या होता है? सफेद होता है। प्रिज्म घूर्णन में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन, यानी सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? तो बताओगे बैगनी रंग का ही होता है। सबसे अधिक बिखरता कौन है? तो बैगनी रंग। अपारदर्शी वस्तु का रंग बता, रंग के किसके कारण होता है? परावर्तित, जो रंग परावर्तित हो जाती है वही उसका रंग कलर होता है। हरे पत्तों पर लाल प्रकाश डाला जाता है तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हरे पत्तों में आप इसको ट्राई मान लीजिएगा, काला ही दिखाई पड़ेगा। पीली वस्तु पर लाल प्रकाश डालने पर क्या कैसी दिखाएगी? तब भी काली ही दिखाई पड़ेगी। पीली पर लाल तब भी काली, और हरी पर लाल तब भी काली आपको दिखाई। इंद्रधनुष में कितने? 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे में बैगनी तथा कि दोनों किनारे बैगनी तथा लाल होते हैं। दर्पण लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ये चीज याद करके रखना है। कैसा? वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण पर ये हमेशा इनका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सदैव ये चीज याद करके रखना। समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु के बराबर, आभासी और पासर उल्टा। पासर मतलब होता है दाएं बाएं वाला उल्टा होता है। पासर उल्टा की बात कर रहा हूँ, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है, इसे पासर उल्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण पर वस्तु को आवर्धित, आभासी, सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, आसी, जब भी आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सीधा ही बनेगा। ये चीज याद करके रखना है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा, सदैव आभासी। ये चीज याद कर, जब भी आभासी बनेगा तो सीधा ही बनेगा। ये चीज याद करके ना। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के प्रकाशित केंद्र के फोकस के बीच बनता है। ये चीज याद करके ना। और कैसा हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर बनता है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं प्यारे साथियों। हीरे का चमकना, रेगिस्तान पर मृग मरीचिका का मिराज का बनना, ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही संभव है। या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका लूमिंग का बनना भी किसका कारण होता है? तो बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर भी किसके? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है तो इसका उत्तर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही होगा। अब बात करते हैं आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसपास लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। जो लाल और हरा जो कुछ भी कहे तो आप बताओ प्रकीर्णन ही लगाओगे। अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई पड़ना, अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो बताओगे काला रंग, ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। चंद्रमा का आकाश, चंद्रमा से आकाश कैसा? तो बताओ काला ही दिखाई पड़ता है। बात करते हैं यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई पड़ता है? बताओगे काला ही दिखाई पड़ता है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो। जब प्रकाश के माध्यम एक दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित, तीनों परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति कभी परिवर्तन नहीं होती। ये प्रकाश वाले आपने जो है तरंग वाले चैप्टर में देखा था। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन संबंधी घटनाओं के बारे में। अपवर्तन संबंधी घटनाओं के बारे में, तारों का टिमटिमाना, ये छद्म घटना है। वास्तव में तारे क्या है? स्थिर हैं, लेकिन हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ये छद्म घटना है। जल में भरे पात्र में सिक्के का उठा हुआ दिखाई पड़ना, लेकिन वास्तव में सिक्का एकदम पेड़ी को पकड़ा रहता है। जहां पर भी छद्म बात हो वहां पर अपवर्तन ही होगा। जल में भरे पात्र में पड़ी छड़ी का टेढ़ा दिखाई पड़ना, ये भी क्या होगा? अपवर्तन ही होगा। जब तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता है तो ये भी जो है, लेकिन गहरा जाता होता तो प्रकाश के अपवर्तन, यानी झूठी घटना आपको दिखाई पड़े। प्रिज्म से रंगों का विभाजन क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। अब बात करते हैं मानव रेटिना में प्रतिबिंब कैसा वास्तविक तथा मानव रेटिना प्रतिबिंब कैसा वास्तविक तथा उल्टा बनता है? क्योंकि मानव में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताओ वास्तविक तथा उल्टा बनता है सदैव। आंखों से बाहर पड़ने वाले प्रकाश आयरिस द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? आंखों प्रकाश कौन? आयरिस नियंत्रित करता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है कौन सा? तो बताओ दृष्टि पटल, ऐसे रेटिना पर जो है क्या बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताओ रेटिना पर बनता है।
प्रकाश की ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं। आप बताओगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे? तो पोलराइजेशन की घटना ही दर्शाती हैं। ध्वनि में पोलराइजेशन नहीं होता है, ये चीज़ है। मोटर कारों में हेडलाइट का चकाचौंध को हटाने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया था, काले काले फिल्म का प्रयोग किया जाता है कि चकाचौंध ना हो। 3D फिल्म देखने के लिए किसका? पोलराइजेशन का ही प्रयोग किया था। आप देखते काला चश्मा दिया जाता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए जो है पार्थिव दूरदर्शन यानी टेरेस्ट्रियल किसका प्रयोग? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश की किसी अवरोध को किनारे से मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। किनारे से मोड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। पनडुब्बी के अंदर बाहर की वस्तु को देखने के लिए किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? आप बताओगे। प्रकाश भी हो गया, अब हो गया उष्मा। बने रहे 8 चैप्टर। हम कितना कम समय में, लगभग हो गया 40 मिनट में हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया। अभी हमारे कुल बस 16 बचे हैं। लगभग 1 घंटा 15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। बस बने रहें आप। सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? समान होता है। केल्विन ताप पर एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन किसका? ताप का एसआई मात्रक आप बताओगे। केल्विन होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये -40 पर केल्विन सेल्सियस तथा फारेनहाइट पर दोनों समान होता है। 100 सेल्सियस बराबर क्या? -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। इस तापमान पर पदार्थ की अणुओं की गति क्या हो जाती है? कोई भी अणु जो है गति नहीं कर सकता 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन व्यक्त तापमान को क्या कहा जाता है? परम ताप कहा जाता है। केल्विन के तापमान को क्या होता है? परम ताप कहा जाता है। और परम शून्य ताप 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। अब बात करें स्वस्थ मनुष्य के तापमान डिग्री सेल्सियस पर 37, केल्विन पे 310 और फारेनहाइट पे 98.6 डिग्री सेल्सियस। तीनों आपको रट के रखना है। मानव शरीर में तापमान किससे? डॉक्टरी थर्मामीटर से नापा जाता है। अब बात करते हैं केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है? 0 केल्विन होता है। परम शून्य का मान देखिए, अभी चर्चा भी हो चुकी है। रंगीन कपड़े में ऊष्मा अधिक अवशोषित होती है, इसीलिए कहा जाता है रंगीन कपड़े गर्मियों के दिन में नहीं पहनना चाहिए। श्वेत कपड़े ऊष्मा का न्यूनतम अवशोषण करते हैं, इसलिए गर्मियों के दिन में कहा जाता है कि जो है सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए जिससे कम गर्मी लगे। कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण करता है जब वह श्वेत तथा चिकना होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण जो है करता है। अब बात करते हैं कम अवशोषण करता है, तो श्वेत और चिकना होगा तो कम अवशोषण करेगा। अब बात करते हैं श्वेत और चिकनी सतह पर खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक है। अवशोषित तो कम करती है, जो अवशोषित करेगा वो प्रवर्तक ज़्यादा करेगा। ये चीज़ें अपोजिट कार्य करती हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वो काला और खुरदुरा वाली वस्तुएं जो होती है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करती हैं। धूप से बचने के लिए छाते के ऊपर का रंग का संयोजन ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। काली वस्तुएं अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों क्षमता क्या होती है बताओ? अधिक होती हैं। एक काली और खुरदरी वस्तुएं उसमें विकिरण का अच्छी अवशोषक है। काली और खुरदरी वस्तुएं क्या? उसमें ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा को ज़्यादा सोखती हैं। और क्या है? बुरी परावर्तक यानी परावर्तित कम करती हैं, शोषण ज़्यादा करती हैं यानी सोखती ज़्यादा है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे प्रवर्तक होते हैं। यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? अच्छे उत्सर्जक क्या होते हैं? अच्छे जो अच्छक उत्सर्जन करते हैं वही अच्छे क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। जो वस्तु पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण का पूर्णता अवशोषित कर लेती है क्या होती है? कृष्ण ब्लैक बॉडी क्या है? सभी विकिरण को क्या करती है? सोख लेती है। बादलों वाली रात स्वच्छ वाली रात की अपेक्षा काफी गर्म होती है क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं तथा पृथ्वी से विकिरण की ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परावर्तित करते हैं, अवशोषण नहीं करते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर का ऊष्मा बाहर जो है जाने से क्या है? कपड़े रोकते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान खुद 37 डिग्री सेल्सियस होता है परमानेंट। ऊष्मा संचरण हीट ट्रांसमिशन की विधियां कौन? चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा का देखिए ठोसों में संचालन किसके? तो कंडेंसेशन के द्वारा। एक ठोस दूसरे ठोस को गर्म करता है तो चालन विधि द्वारा। जबकि आप बताओ गैसों तथा द्रव गर्म होते किसके? संवहन के द्वारा जो है गैस तथा द्रव में जो है ऊष्मा का संवहन होता है। अब बात करें सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा आती है। जबकि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा।
सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की ही होती है। अब बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों तथा द्रवों में सबसे अधिक होती है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? आप बताओ। जल की ही होती है। जलवाष्प की भंडारित ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो पृष्ठीय ताप पर एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। क्रायोजेनिक्स का संबंध किससे है? तो क्रायोजेनिक का संबंध जो है निम्न ताप का मतलब होता है क्रायोजेनिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा का कुचालन। बैड कंडक्टर है लकड़ी, कांच और वायु क्या है? ये आप बताओगे। बैड कंडक्टर यानी कि इसमें ऊष्मा बहुत आसानी से नहीं जल पाती है। पारे में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन द्वारा जो है। पारा अपने आप में क्या है? धातु है, तो इसलिए चालन द्वारा ही होगा। सेल्सियस पैमाना पर केल्विन पैमाना का संबंध होता है। के बराबर ये सी प्लस 273 हो जाएगा। तो केल्विन निकालना हो तो सी का मान यहाँ रख देंगे, तो प्लस 273 करेंगे तो आपका केल्विन का मान निकल आएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है तथा विद्युत के पूर्ण चालक होते क्या कहलाते हैं? तो अतिचालक होते हैं। अब बात करते हैं जल के किसी द्रव्यमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसके आयतन घटने के बाद फिर बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी द्रव को पहले 0 से डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम तक, क्योंकि अब पहले क्या होते हैं आप बताओगे? पहले घटते क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व अधिक होता है, पहले घटता है फिर आयतन बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना ही थर्मोस्टेट का कार्य है। 1000 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन, यहाँ पर जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पादित होती है। क्योंकि इसमें जल में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, आप साफ साफ कह सकते हैं। तेज हवा वाली रात्रि की इसमें ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की क्या होती है? दर तेज हो जाती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित केवल आर्द्रता एवं तापक्रम ही नियंत्रित करता है। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो होते हैं पहले बढ़ेंगे तथा घटेंगे। देखिए क्या होता है? क्वथनांक बिंदु तो क्या होता है? बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक यानी कि जमने की बिंदु क्या होती है? घट जाती है। ये चीज़ आती है। जब कोई अशुद्धि या नमक मिलाया जाए तो क्या हो? पानी उबल जल्दी जाता है लेकिन जमता नहीं है जल्दी। इसीलिए चलते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल टूट जाती है क्योंकि जमने पर जो है जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी या बैक्टीरिया क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बर्फ पिघलती तो उसका आयतन घट जाता है, जबकि पानी जब जमता है तो आयतन उसका बढ़ जाता है क्योंकि जल के जमने पर उस जगह ज़्यादा घेरता है। गर्म करने पर तरल का घनत्व क्या होता है? तरल का घनत्व गर्म करने पर घट जाता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरा ठंडा किया जा सकता है। कहते हैं कंप्रेस्ड गैस को अंदर छोड़ा जाए तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि तापमान बढ़ेगा हवा वायुमंडल में तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ठंडी होती हैं हवाएं तभी पानी की बरसात करते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक में प्रयुक्त के नापता है उसे विकिरण तापमापी कहा जाता है। इसे पायरोमीटर भी कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल तथा हिमरोधी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतम होता है। पृथ्वी उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक होती है। चलते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी चमकीला ताप के मान को पढ़ने या आसानी होती है और यह कांच में चिपकता नहीं और ना ही वाष्पित होता है। अतः इसीलिए क्यों मापा जाता है पारे से? तो आप सबसे बड़ी बात यह अपारदर्शी चमकीला तथा ताप के मान को पढ़ने में आसानी होती है और यह कांच में चिपकता नहीं और ना ही वाष्पित होता है। इसी कारण से पारे का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में 40 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहां पर पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एल्कोहल जो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो प्यारे साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उष्मा के बाद आपका आता है, उष्मा के बाद आपका नवा टॉपिक क्या आता है? गति आता है। गति देखने के बाद देखिए कुल कितने चैप्टर आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। तो गति के बाद बल, ऊर्जा, भार और पदार्थ, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। 10 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा गति पढ़ने के बाद सभी चैप्टर छोटे ही मिलने वाले हैं आपको।
वैसे मैं गति इसी में कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में जो हम गति को करवाएंगे, गति और गति से लेकर और जितने भी टॉपिक बचे हैं इन सबको करवाऊंगा। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लें। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।